नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे आज। और ये पार्ट 2 रहेगा दोस्तों आज का। और पार्ट 1 में दोस्तों आप जरूर देखिए पार्ट 1 को। पार्ट 1 में दोस्तों हमने डिस्कस किए हैं 100 क्वेश्चन, इनको आप जरूर देखिए। और आज हम दोस्तों 101 से चलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। 101 देखिए दोस्तों क्वेश्चन आज का। देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद जो है दोस्तों, याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार यानी संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो है दोस्तों संसद के पास। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? यानी कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाना हो तो किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, याद रखेंगे, पहले पूछा भी गया है। आगे चलेंगे दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन और आंसर देखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ग्रहण किए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि हमारे संविधान में दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको शामिल क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसके पीछे उद्देश्य है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है? यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर ऐसा आपको पूछा जाता है तो अनुच्छेद याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद है आपका 36 से जो है 51 तक जो है क्या है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देखिए, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित इसको किया गया है? तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, यानी कि मूलभूत संविधान यानी कि जब संविधान बना तो उसके किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना को सम्मिलित किया गया था? तो यार आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा वह सिद्धांत है जिसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार जो है किस आयु तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो है दोस्तों आशा की जाती है? तो 14 वर्ष याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान जो है किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि संविधान में जो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य से संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों वो किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया? तो समिति पूछी है तो याद रखेंगे समिति स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति को याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को कब स्थापित किया गया? तो आप सभी जानते हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? आपका 1976 में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ये कई बार पूछा है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो याद रखेंगे भाग 4 को। ठीक है, ये भाग हमेशा पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसको। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भाग 4 को याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य है आपके अनुच्छेद 51 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 112 में। देखिए भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें दोस्तों भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको किस नाम से जानते हैं हम? संसद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो आप सभी जानते हैं 2 सदन हैं, आपका राज्यसभा एवं लोकसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संसद के 2 सदन होते हैं, आप सभी जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों किस सदन को दोस्तों प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रतिनिधि सभा कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है दोस्तों उच्च सदन है और लोकसभा जो है निम्न सदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे संसद का लोकप्रिय सदन। यहाँ पर प्रतिनिधि सभा याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन है आपका लोकसभा, यानी कि निम्न सदन जो है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 116 देखेंगे। देखिए भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद दोस्तों किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो भारतीय संसद किनसे बनती है? संसद का निर्माण किनसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे। तभी कहते हैं आपने क्वेश्चन यहाँ से देखा होगा, संसद के कितने अंग होते हैं? ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं 117 पर। 117 है दोस्तों संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच जो है अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो आप सभी जानते हैं संसद के जो 2 क्रमिक अधिवेशन है इनके बीच जो है अधिकतम जो समयांतराल होता है वो दोस्तों वो होता है आपका 6 माह का। आगे चलते हैं दोस्तों 118 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ठीक है, यानी अभी आपको बताया मैंने संसद जो है किससे बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, 2 सदन आपके कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये दोस्तों प्रावधान जो है कि कौन से अनुच्छेद में है ये बताना है आपने। तो अनुच्छेद है दोस्तों 79। ठीक है, ये याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक क्या होगी? संसद होगी और जो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी। तो अनुच्छेद 79 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 119। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो आप सभी जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है दोस्तों तब ये जो है आपका संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 120। देखिए संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो आप सभी जानते हैं जब संसद चलता है तो पहला जो काल होता है वो होता है प्रश्नकाल। ठीक है, उसके बाद होता है शून्यकाल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन, यानी कि 2 महीने। याद रखेंगे संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त होती है? जब वो दोस्तों बिना सदन को सूचित किए 2 महीने क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 देखिए सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? यानी कि जो सांसद होते हैं दोस्तों उनके वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संसदीय प्रणाली वाली जो है सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? संघीय सरकार के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? यानी कि कोई संसद का सदस्य अगर अयोग्य है तो इसका निर्णय जो है कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो आप जानते हैं संचित निधि से जब धन को निकाला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों किसका नियंत्रण होता है? इस धन पर संसद का नियंत्रण होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 126। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन 127 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि जो भारतीय सेना है आपका इंडियन आर्मी हो गया, आपका एयरफोर्स और नेवी, इस तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है दोस्तों सेनापति, वो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है किसी व्यक्ति की कितनी वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो याद रखेंगे 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 130 पर। 130 है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति के अनुसार होता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों वो किस पद्धति पर होता है? याद रखेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, ये पूछा जाता है दोस्तों, आप इतना जरूर याद रखें, एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आप सभी जानते हैं क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं तो इसको किसे निर्देशित किया जाता है? इसका निवारण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 132 पर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। आगे चलेंगे दोस्तों 133। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? अगर आपको पूछा जाता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इन पर महाभियोग का अगर आरोप लगता है तो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो याद रखेंगे संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। ठीक है, इनके महाभियोग लग सकता है आपका दोनों सदनों से, आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यानी कि संसद के किसी भी सदन से। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 134। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले? तो याद रखेंगे संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं 135। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 136। थोड़ा मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ दोस्तों। हाँ ठीक है, तो ये आपके वन लाइनर हैं, इनको आप फटाफट जो है नोट कर सकते हैं और इनके याद रखें और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 136 देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है अगर रिक्त है तो उसको कितने समय में उसको भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का पद जो है भर लिया जाना चाहिए। तो ये समय है 6 माह का, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों 138 पर। 138 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, यानी कि सर्वसम्मति से चुने गए एकमात्र जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 139। कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे? तो 2 बार कौन लगातार राष्ट्रपति रहे? याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों 2 बार लगातार क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। ठीक है, आगे चलते हैं 140 पर। 140 दोस्तों, सर्वप्रथम भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो याद रखेंगे सर्वप्रथम भारत के किस राष्ट्रपति, यानी कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं दोस्तों जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी?
तो वो हैं दोस्तों आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नाम याद रखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे चलते हैं दोस्तों 141 पर, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? यानी कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर अगर राष्ट्रपति को संविधान में दोस्तों अगर कानूनी परामर्श लेना हो सर्वोच्च न्यायालय से, तो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 143। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में देश के क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो कौन से क्रम की हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? याद रखेंगे 15वां क्रम है इनका। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 143, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो आप सभी जानते हैं जब राष्ट्रपति भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो कार्यभार करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यभार ग्रहण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 144। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र है आप सभी जानते हैं, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 145, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था, किसी भौगोलिक क्षेत्र को दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति के पास। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 146, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति का पद पर आसीन रहा? तो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो दोस्तों नाम याद रखेंगे, वी गिरी का। ठीक है, तो वी गिरी दोस्तों सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति जो है किसका पदेन सभापति होता है? तो याद रखेंगे, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये किसका पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। तो आपको पूछा जाता है अगर कि राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 148 पर, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? ठीक है, यानी कि लगातार 2 बार कौन जो है भारत का उपराष्ट्रपति रहा? तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों ये 2 बार जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 149, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप जानते ही हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के सभी सदस्य। ठीक है, जो चुनाव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति को अगर पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित करना है तो कहाँ किया जा सकता है? ओनली राज्यसभा में। ठीक है, केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का ही सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 152, 152 देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को, सीधे ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 153, कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो दोस्तों संसद का कौन स्थायी सदन है और उच्च सदन है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, और स्थायी सदन है। ठीक है, क्या है? स्थायी सदन। ठीक है, इसका विघटन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 154, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो याद रखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप जानते हैं राज्यसभा में
किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। चाहे राज्यसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, ठीक है। दोनों में प्रतिनिधियों की संख्या जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। आगे चलते हैं 156 राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 158, लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा में जो गणपूर्ति कोरम होता है दोस्तों, वो होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है दोस्तों गणपूर्ति यानी कि कोर, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये दोनों की बात हो रही है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 159, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, अभी मैंने आपको बताया, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। ये एक क्या है? यह एक स्थायी सदन है, ठीक है। क्या है? ये एक स्थायी सदन है दोस्तों, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो यह क्या रहेगा आपका? किसी को नहीं, ठीक है, यानी कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, 160 देखिए, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज्यसभा दोस्तों याद रखेंगे, वह कौन सी सभा है? राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति यानी कि अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्ष होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है 161 देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, याद रखेंगे। बात हो रही है दोस्तों राज्यसभा के सभापति की, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो चुनाव करता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 162 पर। देखिए, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर जो है लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? याद रखेंगे, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक अगर राज्यसभा को प्राप्त होता है तो राज्यसभा कितने दिनों के भीतर जो है उसे लोकसभा को भेजेगी? तो 14 दिन के भीतर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहले जो है क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, अभी ऊपर हमने बताया था आपको। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम दोस्तों किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो याद रखेंगे, सर्वप्रथम बात हो रही है किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो वो है दोस्तों पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। कौन है? पृथ्वीराज कपूर का नाम याद रखेंगे। ये पहले अभिनेता हैं दोस्तों जिनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों 165 पर, राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री थी कौन थी? वो थी नरगिस दत्त, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं 166 पर, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसको भी याद रखेंगे। राज्यसभा की प्रथम जो महिला महासचिव थी वो कौन थी? वी.एस. रमा देवी, याद रखेंगे। वी.एस. रमा देवी कौन थी? ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 167 पर। देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ठीक है, तो याद रखेंगे, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पूछा जा सकता है राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को। अगला देखिए, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो आप सभी जानते हैं लोकसभा है, ठीक है, संसद का निम्न सदन इसको हम बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 169 पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अगर आपको अनुच्छेद पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा
के गठन के संबंध में प्रावधान है। तो लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद आपका 81 और अनुच्छेद 331। ठीक है, याद रखेंगे, ये दोनों अनुच्छेद याद रखें। इन दोनों में क्या है? लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है लोकसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद याद रखेंगे 81 और 331। ठीक है, ये दोनों में जो है क्या है? लोकसभा के गठन का प्रावधान है। आगे चलते हैं दोस्तों 170 पर। 170 है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? यानी कि जो मूल संविधान है, यानी कि जब संविधान बना तो उस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, ये मूल संविधान में इसको निर्धारित किया गया था। कितना? 500, यानी कि 500। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है 552, यानी कि 552 जो है अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा की। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो याद रखेंगे, वर्तमान में जो लोकसभा है, तो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन होता है वो किस पर आधारित है? वो है आपका 1971 की जनगणना पर, यानी कि 1971 की जनगणना पर ये आधारित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 173। देखिए, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ये तो आप सभी जानते हैं, पूछा भी गया था कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1952 को पहले जो है सबसे पहले क्या हुए? आम चुनाव हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए 174, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 175 पर। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अगर आपको पूछा जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश का जो है दोस्तों प्रतिनिधित्व जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 176, और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, आपातकाल की स्थिति में क्या होता है? आपातकाल की स्थिति में जो है संसद जो है लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको क्या कर देती है? एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा देती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा देती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये पूछा भी गया है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पूछा जाएगा कि आपातकाल के दौरान संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए 178। देखिए, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? यानी कि जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 179। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको वर्ष बताना है और भूतपूर्व जो संसद सदस्य हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई? याद रखेंगे 1976। ठीक है, 1976 दोस्तों याद रखेंगे। 1976 से दोस्तों जो भूतपूर्व संसद सदस्य हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों 180। देखिए, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आप जानते हैं लोकसभा का एक साल में, एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। सीधे ये याद रखेंगे कि एक वर्ष में 2 बार जो है लोकसभा के सत्र बुलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 181, राष्ट्रपति लोकसभा को ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है, तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि लोकसभा का अभिरक्षक किसको कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, किसको कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को
कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 184। 184 है दोस्तों, जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की एक समान जो शक्तियां हैं किस क्षेत्र में है? तो है दोस्तों संविधान संशोधन करने के विषय में। ठीक है। किसमें है? संविधान संशोधन करने के विषय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 186। किस विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है? तो लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है सिर्फ वित्त विधेयक को। ठीक है, याद रखेंगे, वित्त विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन, जिसमें हमने दोस्तों राज्य व्यवस्था एवं संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात की। ये पार्ट 2 था दोस्तों, जिसमें हमने 86 क्वेश्चन आज देखे, और पार्ट 1 में दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन देखे, और पार्ट 3 में दोस्तों हम जल्द ही बात करेंगे आपका 187 से आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।